नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का क्यूईपी सीरीज में स्वागत कर रहा हूं। क्यूईपी यानी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो आपने शायद इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी और एक ऐसी सीरीज जो आपको खुद से आगे रखने में भी हेल्प करेगी और आपकी मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर को डेफिनेटली जो है वो इंप्रूव करने वाली है। इस क्यूईपी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा जो कि आपका जीएस3 से जो है वो लिंक्ड हमारे पास रहता है। तो जीएस3 का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे जो है या सेक्शन पे जो है हमारा आज फोकस रहेगा। क्या एडिशनल चीजें, क्या क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम की चीजें हम यहां से लिख सकते हैं, वो सभी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड आपके पास सवाल आता है, जो आपको 4 नंबर में भी देखने को मिलता है और अमूमन 8 नंबर में भी आपको जो देखने को मिलता है, कैसे जो है आप उसमें खुद से ज्यादा ही स्कोर कर सकते हैं, या अगर हम ये कहें कि बाकियों के मुकाबले आप थोड़ा सा एज उसमें कैसे ले सकते हैं, इस सभी चीजों पे हमारी जो है वो डिटेल में डिस्कशन रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से और देखेंगे कि इस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में रहेगा क्या क्या और उसको आपको यूज कैसे करना है ना। इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशन। आपको अगर कोई भी चीज मिल रही है तो उसको अप्लाई कैसे करना है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपको कोई चीजें मिल रही है, आप उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो ये चीजें जो है वो काफी मुश्किल हो जाती है, उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो जब आप एग्जाम लिख भी रहे होंगे उस समय में भी जो है वो आपकी नेचुरली आपके माइंड में नहीं आएंगी। सबसे पहला है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है और वो डेटा क्या है कि 165 गीगावाट की जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी भारत में इंस्टॉल कर दी गई है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्लियामेंट में डाटा जो है वो दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्लियामेंट में ये डाटा दिया है कि भारत में जो है वो 165 गीगावाट की जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल हो गई। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जब भी एक सवाल आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का रोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना है, ये आपकी जो है अगर आप देखें एनर्जी वाला जो आपका सब यूनिट है उसमें लिखा भी है रोल ऑफ एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उस फैक्टर में, उस सवाल में आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपसे वो सवाल आता है और आप रिन्यूएबल एनर्जी का स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस स्टार्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस फैक्ट का यूज जो है वो कर सकते हैं। यानी इसके आगे भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे मान लो पंचामृत की कोई चीजें आती है। पंचामृत में क्या चीजें आती है कि भारत को जो है 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2030 तक जो है वो इंस्टॉल करनी है, लेकिन अभी कितनी है वो डाटा जो है आप ये वाला लिख सकते हैं। यानी आप जो भी चीजें, इसको आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई सवाल है उस स्टार्ट में जो है आप इस डाटा का यूज करके जो है अपने फैक्ट को, अपने जो आप चीजें लिख रहे हैं उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। या अगर भारत के पंचामृत पे कोई सवाल आता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा, तो उसमें भी जो है आप ये डाल सकते हैं कि 500 गीगावाट का तो 2030 तक गोल हमारे पास है, लेकिन फिलहाल में हमारे पास अभी जो है वो 165 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है, ताकि आप जो भी चीजें लिखें उसकी ऑथेंटिकेशन मिले और आपका जो टेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट के साथ मिले। क्योंकि जब भी टेक्स्ट को कंटेक्स्ट के साथ मिलाया जाता है वो आपके आंसर की एनरिचमेंट को ऑलरेडी बढ़ा देता है। दूसरा जो हमारे पास फैक्ट है वो हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। दूसरा फैक्ट जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ही डेटा है, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि भारत में 249 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं, 819 बायोमास पावर प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं और 50.8 लाख जो है भारत के पास स्मॉल बायोगैस प्लांट है have been set up in the country। किसके लिए? ताकि पावर, बायोगैस और बायो सीएनजी जैसी चीजें जो है वो देश में जनरेट की जा सके। बायो एनर्जी जो है अगर आप देखें तो वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है और वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है एक नया कंसेप्ट तो है, लेकिन ये भी जो है आपके पास एनर्जी के कंसेप्ट में, एनर्जी के सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर बायोमास पावर, बायोमास एनर्जी के बारे में कोई सवाल आता है तो डेफिनेशन के बाद, यानी बायोमास एनर्जी क्या होती है उस डेफिनेशन को पुट ऑन करने के बाद आप इस फैक्ट का द्वारा, यानी इन फैक्ट्स का यूज करके जो है आप अपने स्टार्ट को जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके जो है स्टार्ट में जो है वो क्या हो सके, एक तो आपके पास कैची टर्म्स यूज हो जाएगी और दूसरा जो भी आप चीजें लिख रहे होते हैं उसको ऑथेंटिकेशन मिलती है जो कि
एग्जामिनर पे प्रभाव डालने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस फैक्ट का यूज करके आप जो है उस एनर्जी वाले सेक्शन में अपने आप को बेहतर जो है स्थापित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मोढेरा गुजरात, यानी गुजरात का मोढेरा जो है फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज जो है भारत में है। कि भारत का एक तो एक्चुअली प्री वाला फैक्ट भी आपके पास हो सकता है कि भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज, क्योंकि पर अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस चीज को कहां पे भी यूज कर सकते हैं, मेंस में कर सकते हैं। कि कोई अगर आपके पास सवाल जो है हमारे पास सोलर मिशन से रिलेटेड आता है या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो उस सोलर एनर्जी के सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि जिस तरीके से मोढेरा गुजरात अपनी एनर्जी नीड्स की जो पूरी पूर्ति जो कर रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कर रहा है, सोलर एनर्जी से कर रहा है, उसी तरीके से हिमाचल में भी या और देशों में और राज्यों में भी अगर ये बात कही जाएगी तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो ट्रेडिशनल फ्यूल पे भी कम होगी और रिन्यूएबल एनर्जी को भी एक पुश मिलेगा। तो इसको जो है आप अपने जो आप चीजें लिख रहे होंगे उस इसका एग्जाम्पल का यूज करके आप अपनी चीजों को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी जस्टिफिकेशन के लिए आप इस मोढेरा गुजरात वाले एग्जाम्पल को जरूर जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि भारत में या अगर आप देखें हिमाचल में भी जो है काफी ज्यादा ईवीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है। आप सीएम कहते हैं कि पूरे शिमला सिटी को जो है वो ई बसेस के द्वारा जो है भर दिया जाएगा, यानी ई बसेस ही चलेगी। वैसे ही देश में भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव जो है ई बसेस या ई व्हीकल से रिलेटेड है, तो उसके में आप ये डेटा जो है लिख सकते हैं, जो कि डेटा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हमारे पास पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का डाटा है कि ओवर 17 लाख ईवीज इन इंडिया, कि भारत में 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, बट ओनली लेकिन सिर्फ 2826 यानी 2826 जो है हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है। यानी ये कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर हमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है तो ई चार्जिंग स्टेशन का लगना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा ईवीज को रिक्वायर्ड पुश देना एक बहुत मुश्किल काम है। और ये जो फैक्ट हमारे पास दिया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जा रहा है कि ओवर 17 लाख ईवीज की भारत में लगभग 17 लाख से ज्यादा ईवीज तो है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 2826 है, जो कि एक मेजर रोड ब्लॉक जो है ई व्हीकल्स को प्रमोट करने में हमारे पास आ रहा है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ड को ना सिर्फ आप एनर्जी वाले उसमें यूज करेंगे, हमारे पास क्लाइमेट चेंज वाला चीजें आती है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये चीजें हमारे पास जो है वो यूज हो सकती है। इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो वहां पे भी जो है ये पंचामृत और लाइफ हमारे पास जो है वो यूज होगा। यानी पंचामृत और लाइफ की हमारे अंडरस्टैंडिंग होना, उसके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जो ना सिर्फ हमारे लिए एक फैक्ट का काम करेगा या डेटा का काम करेगा, बल्कि हमारे स्टार्ट प्लस एंड दोनों को जो है सवाल में बेहतर करने में सहायता मिलेगी। कि अगर कोई क्लाइमेट चेंज वाला सवाल आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि पंचामृत और जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे जो हमारे पास आइडियल्स हैं वो ना सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को एक होप प्रोवाइड जो है वो करते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे जो है इकोनॉमी को प्रमोट करके एनवायरनमेंट को भी सस्टेन किया जा सकता है। तो इसको आप एंड में भी यूज कर सकते हैं। या क्लाइमेट चेंज को टैकलिंग की अगर बात आती है तब भी आप वहां पे लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है दिन ब दिन जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, लेकिन भारत का पंचामृत और लाइफ जैसे जो है हमारे आइडल्स हैं वो ना सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को जो है एक रे ऑफ होप दे रहे हैं। और उनपे अगर भारत और विश्व चलता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो और बेहतर होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बेहतर होगा और इस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके में क्या क्या चीजें जो है वो आती है। पंचामृत और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हमारे पास है, जो इसकी एनुअल मीटिंग्स होती है जिनको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, उसकी 26वीं जो मीटिंग हुई थी जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, आयरलैंड नहीं ग्लासगो स्कॉटलैंड में हमारे पास जो हुई थी, उससे जो है 5 प्रिंसिपल जो है हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल जो है आपके लिए ना सिर्फ हो सकता है कि मींस में डायरेक्टली पूछ लिए जाए, बल्कि अगर ये पूछे भी नहीं जाते तो इन सेक्शन में आप इनका यूज जो है वो कर सकते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि 2030 तक भारत को 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है। जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया
इस समय 150 गीगावाट के आसपास अभी बनी हुई है। इसके अलावा कि 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारे पास 2030 तक आएगी। अभी जो ये हमारे पास है लगभग 40% के आसपास जो है वो पहुंच चुका है या उसके आसपास बना हुआ है। तो देश का एम है कि 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी 2030 में वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए। इसके अलावा 45% रिडक्शन इन कार्बन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, ठीक है, कि हमारी जो कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी है वो 2030 तक 45% गिर जाएगी और इसके साथ साथ कार्बन एमिशन जो होगा 2030 तक वो भी बिलियन टन के बराबर जो है वो कम हो जाएगा हमारे पास। और लास्ट, भारत को जो है वो नेट जीरो अचीव करना है बाय 2070। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितनी कार्बन हम 70 तक एनवायरमेंट में डालेंगे हम उतनी एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि एनवायरमेंट में भारत के द्वारा नेट जीरो कार्बन जाएगी, यानी भारत कोई एडिशनल कार्बन जो है एनवायरमेंट में नहीं छोड़ेगा। तो ये 5 प्रिंसिपल आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप इसको मेंस में लिखेंगे या इसको फैक्ट के रूप में, डेटा के रूप में स्टार्ट या एंड में भी इसे हम जो है वो डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारे पास जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, जो अभी भी मैं आपको बात कर रहा हूं। लाइफ का जो मतलब होता है वो होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जिसका मतलब होता है कि हमारा जो रहन सहन होना चाहिए वो पर्यावरण के मुताबिक जो है वो होना चाहिए, जिसको हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बोलते हैं। यानी हमारा जो रहन सहन है वो पर्यावरण के अनुकूल जो है वो होना चाहिए। ये जो है हम इससे जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने कहा लाइफ में 3 चीजें आती है। वो 3 चीजें क्या है वो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम बोलें लाइफ के फीचर क्या है, फीचर के अलावा अगर हम ये भी बोलें कि क्या इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं? लिव रिस्पॉन्सिबली, प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली एंड कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली। हमें रिस्पॉन्सिबली होकर रहना है, रिस्पॉन्सिबल होकर प्रोड्यूस करना है और रिस्पॉन्सिबल होकर कंज्यूम भी करना है। यानी हमारी रहन सहन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में से कोई एक्टिविटी ना हो, ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करे। तो यानी हमें रहना अच्छे से है, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो भी होगा वो भी रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए और जो हमारी कंजम्पशन पैटर्न होनी चाहिए वो भी रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा सके और एनवायरनमेंट के ध्यान रखने के साथ साथ हम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सके। तो ये 3 कंपोनेंट अगर लाइफ से रिलेटेड सवाल आता है तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट होगी। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये भी बताया कि उसके अलावा ये कहां पे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई और चीजें हमारे पास क्या बनती है। अगर हम यही बात करूं मैं लाइफ की, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा भी है, तो जो ये प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है, ये हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 का भी पार्ट बनता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? यानी अगर आपके पास लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल आता है कि बताइए कि लाइफ जो है वो वर्ड क्या है और इससे के फीचर्स क्या है, तो उसको आप एंड करने में ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम लाइफ जैसे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे SDG 12 को भी अचीव ऑटोमेटिकली कर लेंगे। यानी लाइफ ना सिर्फ एक एनवायरनमेंट के अनुकूल रहन सहन का तरीका है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का भी एक तरीका है। यानी एंड में आप SDG 12 को कोट करके अपने आंसर को और लिक्रेटिव जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे लिखा भी ऊपर, SDG 12 हमारे पास क्या आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इट इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न होने चाहिए, कंजम्पशन पैटर्न होने चाहिए, वो सस्टेनेबल होने चाहिए। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 का पार्ट जो है वो हमारे पास बनता है, ठीक है। अगर हम किन्नौर की हंगरंग वैली की बात करें तो 2 सोलर पावर प्लांट जो है सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये आप पुट ऑन कर सकते हैं कि कैसे जो है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ट्राइबल एरियाज की एनर्जी सिक्योरिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी हो सके उनकी और उनके जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है वो प्रमोशन मिल सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोशन मिल सके। इसलिए हिमाचल जैसे स्टेट जो है सोलर पावर प्लांट पे भी जो है वो फोकस कर रहे हैं। और इसी तरीके के 2 सोलर पावर प्लांट हमें किन्नौर की हंगरंग वैली में देखने को मिलते हैं, जो ट्राइबल एरियाज को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ एक सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। लाहौल एंड स्पीति ये लिखा गया है, सरकार ने कहा है कि लाहौल एंड स्पीति की जो विंड एनर्जी पोटेंशियल है वो लगभग 84 मेगावाट के आसपास हमारे पास है, ठीक है।
हमारे पास अगर विंड एनर्जी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। पिछले 1-2 सालों में हमें 8 नंबर में भी पूछा गया कि स्टेटस क्या है इस समय, पोटेंशियल क्या है। तो अगर स्टेटस की हम बात करें तो ये आप आमतौर पर बहुत ज्यादा सुनते होंगे, बहुत ज्यादा देखते होंगे, लेकिन पोटेंशियल जो है उसके बारे में आपको जो है वो कम जानकारी अक्सर मिलती होगी। पोटेंशियल को रिलेटेड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है यहाँ पे पुट ऑन कर रहा हूं, जो आपको नोट डाउन जरूर करनी चाहिए, और ये रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि भारत में 500 गीगावाट की, है ना, 500 गीगावाट की ऑनशोर विंड पोटेंशियल है और 100 गीगावाट की ऑफशोर विंड पोटेंशियल है। ऑनशोर एंड ऑफशोर का मतलब होता है, ऑनशोर का मतलब होता है ऑन ग्राउंड, ऑफशोर का मतलब होता है वाटर एरिया या सी एरिया में। यानी अगर हम इनलैंड की बात करें, ऑनलैंड की बात करें तो लगभग 500 गीगावाट की भारत में पोटेंशियल है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की या ऑफशोर पोटेंशियल की, तो हमारे पास 100 गीगावाट है। और इसने ये बताया कि गुजरात में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, फिर राजस्थान में हमारे पास पोटेंशियल है, फिर महाराष्ट्र में पोटेंशियल है, और फिर तमिलनाडु में पोटेंशियल। तो विंड एनर्जी का सवाल आता है, पोटेंशियल पे कोई भी बात आ रही है, इस रिपोर्ट के आप कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की दी गई है कि 500 गीगावाट की ऑनशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल, 100 गीगावाट की ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल, सबसे ज्यादा गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र एंड लास्ट में तमिलनाडु। इसी तरीके से हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी 84 मेगावाट की विंड एनर्जी पोटेंशियल पाया गया। अगर हम बात करें 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो डायरेक्टली हमारे पास जो है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, तो SDG 7 विच कॉल्स फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 7 जो है हमारे पास अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है, और SDG 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, जिसमें भी हम रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी से सवाल आता है तो आप SDG 7 एंड SDG हमारे पास 13 का यूज करके जो है अपने सवाल को एंड कर सकते हैं कि अगर हम, जैसे मान लो हंगरंग वैली में अगर हम सोलर पावर प्लांट पहुंचा रहे हैं तो ये देश को SDG 7 अचीव करने में भी हेल्प कर रहा है। किस तरीके से? क्योंकि SDG 7 बोलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, और इससे जो है वो ट्रेडिशनल फ्यूल पे, ट्रेडिशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंस घटती है। तो हमें SDG 13 विच कॉल्स फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेटिक, हमारे पास कॉम्बैटिंग क्लाइमेट एक्शन पे बात करता है कि जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है उसको कॉम्बैट करने की बात करता है। तो हमारे पास SDG 7 भी, SDG 13 भी, SDG 12 जो हमारे पास डायरेक्टली हम लाइफ में इसके जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास काफी SDG गोल जो है उस रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव भी होते हैं। इसको आप जरूर कोट करें, चाहे आप उसे एंड करते हुए, चाहे इस पार्ट को जस्टिफाई करते हुए। ठीक है, बाकी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे हमारे पास हो गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाले हो गया, नेशनल सोलर मिशन जैसे प्रोग्राम भी जो है वो भारतीय सरकार ने या कोलैबोरेटिव मेथड के द्वारा जो है वो देश में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किए गए हैं। हालांकि इन सभी चीजों का और डिटेल में डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन कंट्रीज का अलायंस है जो कि पार्शियली और फुली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में पड़ती है। आपने एनवायरमेंट भी पढ़ा होगा और IR में भी आपने पढ़ा होगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये भी आपने IR में पढ़ा होगा। नेशनल सोलर मिशन की हम और आगे बात करेंगे। तो आज के इस सेशन को आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए रहा होगा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट छोड़ के जाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरीके इसी एक्साइटमेंट सीरीज आपके सामने और भी आगे आती रहेगी। आपने इसे अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।